दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल और टाइटल से आपको लग गया होगा मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ इतिहास की। कई स्टूडेंट्स ने मैसेज लिखा कमेंट बॉक्स में कि सर इतिहास की क्लास कब से स्टार्ट होगा। तो लो दोस्तों, आगे लेकर इतिहास। दोस्तों, इतिहास में अगर हम प्रश्नों की बात करें कि सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से आता है, तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है वो आता है आधुनिक भारत और मिडवल हिस्ट्री यानी मिडवल मध्यकालीन इतिहास से। तो ऐसा नहीं कि हम फिर प्राचीन इतिहास को भूल जाएं, प्राचीन इतिहास को न पढ़ें। नहीं दोस्तों, एक प्रश्न आता है हर एग्ज़ाम में, एक या दो प्रश्न आता है एग्ज़ाम कैटेगरी वाइज। जैसा अगर समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो दोस्तों उसमें 100 नंबर का जीएस आता है या 140 नंबर का जीएस आता है। तो बात यह है कि उसमें कम से कम 5 से 7 प्रश्न होता है। लेकिन एसएससी सीजीएल में जाएंगे, लेखपाल में जाएंगे और अन्य भर्तियों में जाएंगे तो उसमें एक प्रश्न 2 प्रश्न जरूर कर देता है। और लेकिन थोड़ा सा अगर पढ़ लेंगे तो आपका वो एक प्रश्न या 2 प्रश्न आपका कन्फर्म बन जाएगा। तो अब ऐसा तो नहीं हम उसको छोड़ देंगे, नहीं दोस्तों, छोड़ना नहीं, क्योंकि हमारा बेस यहीं से स्टार्ट होता है। कहा जाता है ना कि जब बेस अगर मजबूत है तो फिर हम आगे चल के कोई भी पढ़ाई को हम अच्छे से कर लेते हैं, या कोई भी चीज़ें, कोई मीनार, कोई दीवार आप खड़ी कर सकते हैं। तो प्राचीन इतिहास पर जब आप चलेंगे तब जाके हम मिडवल हिस्ट्री चलेंगे, उसके बाद हम फिर आधुनिक भारत पर एक तरफ से चलेंगे दोस्तों, तो समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, आज बात करते हैं प्राचीन इतिहास की। दोस्तों, इतिहास कहते किसे हैं, इतिहास कहते किसे हैं, यानी इतिहास जो विषय है वो किसे कहा जाता है। तो दोस्तों देखिएगा, अतीत काल की घटनाओं की जानकारी, अतीत काल की घटनाओं की जानकारी देने वाले शास्त्र को इतिहास कहते हैं। अतीत का मतलब क्या होता है, प्राचीन काल, यानी कि बीते हुए समय, ऐसे समझिएगा, बीते हुए समय के बारे में जानकारी देने वाले शास्त्र को, यानी विज्ञान को, यानी किताब को, यानी शस्त्र को हम क्या बोलते हैं, इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इतिहास। ऐसे समझिए कि आज मैं हूं, मैं भी एक इतिहास हो जाऊंगा। मेरा पिछला वीडियो आया वो इतिहास है, चूंकि मैंने बना लिया, वो खत्म हो गया। तो यानी बीते हुए समय को हम इतिहास कहते हैं, या बीते हुए समय में घटनाओं के बारे में जानकारी को हम इतिहास कहते हैं। इसे समझिएगा सिंपल सी भाषा में। अब बात करते हैं, इतिहासकारों ने स्रोतों के आधार पर, स्रोत किसे कहते हैं दोस्तों, यानी जिसके द्वारा हमें जानकारी मिलती है उसे हम स्रोत कहते हैं। यानी स्रोतों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से इतिहास के बारे में, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, प्रागैतिहासिक काल, आद्यऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल क्या है, प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसमें लोगों को कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। ठीक है दोस्तों। और बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में, इसमें लिखित साक्ष्य तो है पर हम पढ़ नहीं पाएंगे, हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। वो पिछले ज़माने के लोग रहेंगे जो उस समय लिखे रहेंगे वही पढ़ पाएंगे। अब दोस्तों ये सोच में आता है ना कि यार पहले के लोग, यानी कि क्या समय रहा होगा, कितने लाख साल पहले रहे होंगे। तो दोस्तों रहते थे। होता क्या है कि हम लोगों को ये समझ में आता है कि हम लोग जैसे दुनिया में विराजमान है तो हम लोग हमेशा के लिए रहेंगे। नहीं, प्रकृति जब अपना खेल रचती है ना, जैसे आपने सुना होगा वर्ष 2004 में सुनामी के बारे में सुना था। अब दोस्तों सोचिए कि जब सुनामी आई थी तो क्या हुआ, तो ढेर सारे कई द्वीपों को लेके वो पूरा डुबा दी, बहा दी। और कितने ऐसे लोग रहे होंगे कि जो किसी जगह दब के मर गए होंगे या उसी में पड़े रहे होंगे, है ना। तो बाद में जब खुदाई होगी तो वो क्या अवशेष मिलेंगे, तब वो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा हम पता लगा पाएंगे कि क्या ये कब के हैं या कितने साल पुराने साक्ष्य हैं। तो अब तो ठीक है, लोग खुदाई कर लेते हैं, जानकारी मिल जाती है। लेकिन प्राचीन, आज से 25,000 साल पहले या 1 लाख साल पहले या 25 लाख साल पहले कि जो लोग रहते थे, तो क्या हम पता लगा पाते थे? नहीं पता लगा, क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज तो किरान है, बस एक बार में खोदा निकाल लिए जितने लोग गड़े थे अंदर। तो दोस्तों पहले ऐसा नहीं था, इसलिए इन सबको खोजने में बड़ा टाइम लग रहा है हम लोगों को, और टाइम लगा भी, बहुत ज़्यादा समय लग गया। अब देखिए दोस्तों, मैंने ये बताया कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। अब आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, जिसमें लिखित साक्ष्य तो है मगर पढ़ा नहीं जा सकता। दोस्तों प्रश्न कई बार आता है, आद्य ऐतिहासिक काल में लिखा रहता है लिखित साक्ष्य हैं पर पढ़ा नहीं जा सकता, या लिखित साक्ष्य हैं पढ़ लिया जाता है, या लिखित साक्ष्य हैं पढ़ भी लिया जाता है, नहीं भी पढ़ा जाता है। ऐसे प्रश्नों को कई बार दिया गया है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब इस जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, इन सब सभ्यताओं में आप क्या देखते हैं, इन सब सभ्यताओं में हम ये देखते हैं कि जितने भी लिखित साक्ष्य मिलते हैं उसको हम पढ़ नहीं पाते हैं। दाहिने तरफ से बाएं तरफ लिखी हुई कुछ लिपियां मिलती हैं हमको, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पढ़ पाते हैं? नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं ऐतिहासिक काल की। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, यानी लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं और पढ़ा भी जा सकता है। जैसे बौद्ध धर्म के समय के काल,
जैन धर्म के समय काल, मौर्य काल के यानी वैदिक काल, ये सब किस में आएंगे? आद्य ऐतिहासिक काल में। ठीक है दोस्तों, अब मेरी बात को यहाँ समझिएगा, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इसमें इन तीन चीज़ों में से बस इतना पूछता है, ध्यान रखिएगा कि किस काल के पढ़ा जा सकता है, किस काल में साक्ष्य तो मिले लेकिन पढ़ा नहीं सकता, ठीक है ना, और किसमें लिखित साक्ष्य है ही नहीं, तो किसमें लिखित साक्ष्य नहीं है? प्रागैतिहासिक काल। अब दोस्तों बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल। इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। पुरातात्विक साधन के मतलब क्या होता है? प्राचीन काल में जो तत्व मिले हैं, प्राचीन काल में जो तत्व मिले हैं, जैसे कोई मिट्टी के साक्ष्य मिल गए, तो कोई मृदभांड मिल गया, तो कोई क्या मिल गया, मतलब कोई पत्थर के अवशेष मिल गए, उस पर कुछ साक्ष्य अगर उत्कीर्ण है तो उससे हमें पता लगा पाते हैं कि इस काल में क्या हुआ था या क्या क्या रहा होगा। ठीक है, इस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, यानी किस पे सिर्फ आधारित है? पुरातात्विक साधनों पर, पुरातात्विक साधनों पर ही उपलब्ध है ये इतिहास, ठीक है ना, इसमें जबकि लिखित साक्ष्य बिल्कुल नहीं मिले हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, वो भाग क्या है? यानी पाषाण युग, पाषाण युग, ठीक है दोस्तों, कांस्य युग, कांस्य युग और लौह युग। कौन सा युग है? लौह युग। तो दोस्तों ये 3 काल है, लेकिन इसमें सबसे स्पेशल जो होता है पाषाण युग। पाषाण का मतलब ही होता है पत्थर का युग। पाषाण का मतलब होता है क्या होता है? पत्थर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अच्छा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। दोस्तों जब आप पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि इतिहास, प्राचीन इतिहास आपको समझ में आने लगेगा। उसके बाद हम जब चलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में, उसके बारे में वो भी समझ में आने लगेगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखिएगा, हम बात करते हैं यानी पूरा पाषाण काल का काल यानी समय कब से कब तक रहा होगा। पूरा पाषाण काल का जो समय था 25 लाख BC से 10,000 BC तक, यानी 25 लाख ईसा पूर्व से, बिफोर ऑफ क्राइस्ट, 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के बीच तक के समय को हमने क्या कहा? पूरा पाषाण काल। ठीक है ना, पूरा पाषाण काल क्या कहा? 25 लाख BC से, यानी 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, ये भी ईसा पूर्व तक ही है, ये भी याद रखिएगा। 25 लाख ईसा पूर्व 10 से 10,000 ईसा पूर्व तक के काल को हमने क्या कहा? प्रागैतिहासिक काल। वहीं बात करते हैं मध्य पाषाण काल के समय। मध्य पाषाण काल जो था वो 10,000, दोस्तों यहाँ 10,000 रहेगा, 10,000 BC से 4,000 BC तक, यानी 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है दोस्तों, 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक। अब बात करते हैं नौ पाषाण काल। दोस्तों नौ पाषाण काल में कभी कभी 10,000 से 1,000 BC तक लिखा रहता है, कभी कभी 4,000 से 1,000 BC तक लिखा रहता है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, हालांकि समय के बारे में बड़ा कम पूछता है, लेकिन आप बाकी साक्ष्य जो हम लिखवाए हैं, जो आपको एग्जाम्पल दिए हुए, उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। ठीक है, तो नौ पाषाण काल के बारे में बताता है दोस्तों कि 4,000 BC यानी 4,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक के समय को हमने क्या कहा है? नौ पाषाण काल। 4,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक के समय को नौ पाषाण काल कहा गया है। अब दोस्तों बात करते हैं क्या क्या मिले, यानी क्या क्या अवशेष दिखाई दिए इसमें। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, साक्ष्य की बातें। आखेटक यानी शिकार करना किसमें मिला? प्रागैतिहासिक काल में। यानी प्रागैतिहासिक काल में लोग बर्बर हुआ करते थे। क्यों हुआ करते थे? क्योंकि उनको खाने जब नहीं मिलता था वो क्या करते हैं, वो शिकार किया करते थे। शिकार जानवरों को किया करते थे। जब वहाँ पे अगर देखा जाता है जानवर खत्म हो गए तो वो अपना निवास स्थान चेंज करके दूसरी जगह चले जाते थे। वहाँ पर जाकर अपना जीविकोपार्जन के लिए दूसरे जानवरों की हत्या करके खाया करते थे उसको, चाहे जैसे भी कच्चा पक्का जो भी समझ में आए खा लिया करते थे। हालांकि तब तक आग का आविष्कार नहीं हुआ था, मतलब आग की खोज हो चुकी थी, लेकिन उनको इतना नॉलेज नहीं था कि ये चीज़, इस चीज़ को हम इसमें डाल के फ्राई करके खा लेंगे या भून के खा लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा खाद्य संग्राहक, यानी प्रागैतिहासिक काल के लोग भी खाद्य संग्राहक थे, यानी खाने की चीज़ों को एकत्रित किया करते थे। यानी अगर मान लें किसी जानवर को मारे, अब ऐसा नहीं कि खाएं जो बचा फेंक दिए, उनके इतना दिमाग था कि यार बचा रहेगा तो मैं बाद में खा लूँगा। जैसे आज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी वही काम कर रहे हैं कि जो रात में बचता है उसको सुबह के लिए फ्रिज में रख देते हैं और सुबह उसको गर्म करके या तो वैसे ही क्या करते हैं हम लोग खा लेते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल के लोग क्या करते हैं,
आखेटक का मतलब ही होता है शिकार करना, यानी शिकार किया करते थे और खाद्य संग्राहक थे। अब इस जमाने के लोगों को कृषि एवं पशुपालन की जानकारी नहीं थी, यानी ये नहीं जानकारी थी कि कृषि करेंगे तो उपज होगी, यानी क्या होगी, यानी अन्न उगेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बाद में इसको हम खा सकते हैं, इतनी जानकारी नहीं थी। और पशुपालन के साक्ष्य भी नहीं थे, यानी पशुपालन की जानकारी भी नहीं थी कि पशु पालेंगे तो हमें दूध मिलेगा या उसके मांस भी हम खा सकते हैं या दूध का भी हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसी कोई जानकारी नहीं थी पहले के लोग, किसके लोगों को, पूरा पाषाण काल के लोग को। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल में। इसमें आखेटक यानी आखेटक की जानकारी थी इनको, यानी शिकार किया करते थे। जाहिर सी बात है, जब इसमें है तो इसमें ज़रूर होगा, यानी आखेटक शिकार किया करते थे, खाद्य संग्राहक भी थे। पशुपालन एवं कृषि की शुरुआत हुई। पशुपालन यानी कि इसमें क्या हुआ कि पशु पालने के साक्ष्य मिले हैं कि पशु पालते थे, इसमें क्या मिला गया, पशु पालने के साक्ष्य भी मिले हैं। और सबसे पहला पालतू जानवर क्या था, कुत्ता था, सबको पता है, सबने पढ़ा होगा। अब देखिएगा, आखेटक, खाद्य संग्राहक, पशुपालन एवं कृषि की शुरुआत। पूछता है कभी कभी कृषि की शुरुआत किस काल से शुरू हुआ, तो मध्य पाषाण काल। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखिएगा, यानी नव पाषाण काल में क्या है, कृषि एवं पशुपालन की शुरुआत, समान स्थायी निवास। अब बात समझिएगा, इसमें यह कहा जा रहा है कि इसमें आखेटक भी यानी शिकार भी किया करते थे। इस काल के लोग शिकार भी किया करते थे, कृषि भी किया करते थे, पशु भी पालते थे तथा समान निवास स्थान। पहले के लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह भाग के चले जाते थे कि नहीं यार अब यहाँ पे जानवर खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, हम भाग के चले जाए दूसरी जगह, वहाँ पे जानवरों को मार के खाएंगे। ऐसा कुछ नहीं, इसमें क्या करते थे, एक निवास स्थान बना लेते थे, वहीं पर अन्न उगाते थे और उसी को पीस के या फिर जैसे बना के खाते थे और जानवरों को भी पाला करते थे। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा, हथियार की बात करें, इस समय के हथियार कार्डजाइट, शल्क, ब्लेड आदि से बने होते थे। यानी इस समय के जो हथियार होते थे वो दोस्तों किससे बने होते थे, कार्डजाइट से और शल्क से तथा ब्लेड से बने होते थे। और इसमें की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछता है दोस्तों, ये माइक्रोलिथ क्या है या क्या था। माइक्रोलिथ क्या था, मध्य पाषाणकालीन औजार था, मध्य पाषाणकालीन औजार था। ये कैसे होता था, हथौड़ी टाइप का होता था, गड़ासा यानी जिसको टंगारी बोलते हैं हम लोग शुद्ध भाषा में, चला के मारने वाला था। वहीं सूक्ष्म पत्थर के हथियार और यानी छोटे पत्थरों के हथियार भी बनाए जाते थे, वो इसके भी बने होते थे, यानी माइक्रोलिथ भी इससे बना हुआ करता था। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब देखिएगा, जब नव पाषाण काल की बात करते हैं तो इस समय के हथियार किससे बने होते थे, स्लेट के बने होते थे। किससे बने होते दोस्तों, स्लेट के बने होते थे। ठीक है, अब ये तो हो गई हथियारों की बात, यानी किससे इंसानों ने दूसरे जानवरों को मारकर खाना सीखा। ये यहाँ पर यानी बिना हथियार के जानवर को मार नहीं सकता, तो दूर से चलाने के लिए वो आसान रहता है कि दूर से चलाएंगे तो हमें हानि नहीं पहुँचाएगा, और दूसरी बात हम जानवर को मार लेंगे, यानी शिकार के हम शिकार भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण स्थल। दोस्तों जो सबसे ज़्यादा प्रश्न करता है वो महत्वपूर्ण स्थल के बारे में ही। जैसे क्या करता है, अतिरमपक्कम, ये कहाँ पर है दोस्तों, ये तमिलनाडु में है। अतिरमपक्कम तमिलनाडु में है। हथनोरा क्या है, मध्य प्रदेश में। हथनोरा से और अतिरमपक्कम से, ये दो जगहों से मानव कंकाल के साक्ष्य मिले हैं, मानव के खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ कहाँ दोस्तों, अतिरमपक्कम जो तमिलनाडु में है और हथनोरा मध्य प्रदेश में है। इन दोनों जगहों से क्या मिले हैं, खोपड़ी के साक्ष्य, मानव कंकाल के साक्ष्य या मानव के खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अब बात करते हैं भीमबेटका, ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। मिर्जापुर में 3 काल के अवशेष हैं, भीमबेटका से ही कुछ अवशेष मिले हैं दोस्तों। मगर ये पूछता है कि भीमबेटका कहाँ पर है, किस राज्य में है, तो एमपी में। एमपी में कहाँ पर है, नर्मदा घाटी के किनारे, यानी नर्मदा नदी के किनारे। यानी पहले के लोग क्या करते थे, नर्मदा नदी के किनारे निवास स्थान बनाए रहे होंगे। दोस्तों याद रखिएगा, हर समय के मानव या जानवर जो भी था या है या रहेगा, वो सब हमेशा नदियों के किनारे, झीलों के किनारे, तालाबों के किनारे अपना निवास स्थान बनाते हैं। क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा, इंसान एक दिन बिना खाए रह सकता है लेकिन बिना जल के नहीं रह पाएगा। 1 दिन 2 दिन तक, 4 दिन 5 दिन तक इंसान बिना खाए रह सकता है लेकिन बिना जल का तो नहीं रह पाएगा। इस वजह से जानवरों को भी इतना दिमाग होता है कि हम लोग हमेशा नदियों किनारे बसेंगे तो कभी समय समय पर आकर हम जल का मतलब सेवन कर सकते हैं, यानी जल पी सकते हैं। इसलिए दोस्तों प्राचीन काल में हम जैसे इंसान क्या करते थे, यही करते थे कि नदियों किनारे या तालाबों किनारे या झीलों के किनारे हम लोग जो है बसते थे। यानी कि प्राचीन काल के जो मानव था वो बसता था, इसलिए ताकि हमें जल पीने योग्य मिल जाए। जब जल पीने योग्य मिल जाएगा तो ऑटोमेटिक हम लोग उससे प्यास बुझा के और हमारे अंदर जब एनर्जी मिलेगी तो हम शिकार करके हम खा पी लिया करेंगे। ठीक दोस्तों,
अब बात करते हैं, और मिर्ज़ापुर ये कहाँ पर है दोस्तों, ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर यूपी में है। यहाँ पे तीनों काल के अवशेष मिले हैं, यानी कि मध्य पाषाण का, नव पाषाण का और पूरा पाषाण काल के समय के ही अवशेष मिले हैं मिर्ज़ापुर में। याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है मिर्ज़ापुर तीनों काल के अवशेष स्पेशली कहाँ से मिले हैं, मुख्यतः कहाँ से मिले हैं, तो मिर्ज़ापुर से। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल में। दोस्तों मध्य पाषाण काल में जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है चौपानी मांडो। ये कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर मृदभांड के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। मृदभांड, मृद का मतलब ही होता है मिट्टी, भांड का मतलब होता है बर्तन, यानी मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से दोस्तों, चौपानी मांडो से। चौपानी मांडो से क्या मिले हैं, मृदभांड के साक्ष्य या मिट्टी के बने बर्तन के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। सराय नहराय, ये भी यूपी में है। बागौर राजस्थान, ये यानी सराय नहराय कहाँ पर है, यूपी में। सराय नहराय यूपी में है और बागौर राजस्थान में है। दोस्तों ये दोनों स्पेशल है, क्यों स्पेशल है, चूंकि इन दोनों से पशु पालने के साक्ष्य मिले हैं। इन दोनों जगह से पशु पालने के साक्ष्य मिले हैं। एक जगह और पूछता है दोस्तों, आदमगढ़, यह भी एमपी में है। यहाँ से भी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया था, यानी इन सब जगहों पर सबसे पहले जानवरों को पालतू बनाया गया, यानी कोई भी जानवर को बांध के पालतू बनाया गया, लेकिन उनमें सबसे पहले जो था वो क्या था, कुत्ता था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं महत्वपूर्ण स्थल में, यानी नव पाषाण काल के समय में। नव पाषाण काल के समय की बात करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा बुर्ज होम। बुर्ज होम कश्मीर में है, यानी जम्मू एंड कश्मीर में है। बुर्ज होम का मतलब होता है गर्त निवास। गर्त निवास यानी कि यहाँ के जो लोग थे वो कैसे निवास करते थे, मिट्टी के अंदर, मतलब ज़मीन के अंदर ऐसे खद के गुफा खुदाई करके गुफा बना देते थे, उसमें लोग निवास करते हैं, उसी में लोग निवास करते थे। दोस्तों याद रखिएगा, बुर्ज होम एक चीज़ के लिए और प्रसिद्ध है। बुर्ज होम में जो मालिक कुत्ते को पालता था, जब वो मालिक मर जाता था तो उसके साथ यानी उस मनुष्य के साथ, उस मानव के साथ कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। सोच के आश्चर्यचकित मत होइएगा, दफनाया जाता था। ये दिखाया जाता था कि यानी इंसान कितना जानवरों से प्रेम करता था पहले के लोग। ठीक है, इसलिए इसको दफना दिया जाता था। यानी कि अगर पूछ लेगा कि मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो कहाँ से, बुर्ज होम से। और किस समय के, नव पाषाण काल। समय की बात करेगा तो नव पाषाण काल, और स्थल की बात करेगा तो बुर्ज होम। और राज्य की अब वर्तमान समय में किस राज्य में है, तो जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं गुफ कराल। गुफ कराल क्या है, यानी यहाँ पर भी लोग गुफे की तरह, गुफ कराल से ही पता समझिए गया, ये भी जम्मू कश्मीर में है। ये गुफे के अंदर यहाँ के लोग गुफे में ही लोग रहा करते थे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं चिरांद, बिहार में। यहाँ मृदभांड के अवशेष और औजार मिले हैं। कहाँ पर, बिहार में। जो चिरांद एक जगह है वहाँ, वो बिहार राज्य में है, वहाँ पर मृदभांड के अवशेष था और मृदभांड के ही क्या मिले हैं आपको, औजार भी मिले हैं। कोल्डीहवा, कोल्डीहवा कहाँ पे दोस्तों, यूपी में। कोल्डीहवा इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि चावल के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ मिले हैं, कोल्डीहवा से। चावल का प्रथम साक्ष्य, चावल के प्रथम साक्ष्य जो मिला है, प्रथम प्रमाण मिले हैं, वो कहाँ से मिले हैं, कोल्डीहवा से। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है। जब मेहरगढ़ की बात करता है दोस्तों, याद रखिए, कृषि के प्रथम साक्ष्य, कृषि के प्रथम प्रमाण या कृषि के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, इसी जगह से, मेहरगढ़ से। कहाँ पर है, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान वर्तमान समय में कहाँ पर है, पाकिस्तान में। दोस्तों मेरी बात याद रखिए, पाकिस्तान में है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में कहाँ पे, मेहरगढ़। और मेहरगढ़ से क्या मिले हैं, कृषि के प्रमाण यानी कृषि के साक्ष्य। ठीक दोस्तों, यहाँ तक की तो बात हो गई हम महत्वपूर्ण स्थल की बात। अब बात करते हैं कुछ खोज की, यानी क्या क्या खोज हुई। देखिए दोस्तों, अगर बात करेंगे पूरा पाषाण काल में, तो पूरा पाषाण काल में क्या खोज हुई दोस्तों, आग की खोज हुई। किसकी खोज, आग की खोज हुई। और वहीं देखिए, आग की खोज हो चुकी थी, लेकिन लोगों ने प्रयोग करना नहीं जाना था। प्रयोग करना कब जाने हैं, मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में क्या जाने दोस्तों, लोगों ने, यानी प्राचीन काल के व्यक्तियों ने, मनुष्यों ने क्या किया, सबसे पहले कुत्ते को पालतू तो बनाया, फिर उसके बाद आग का प्रयोग किया। क्या किया, आग का प्रयोग किया, यानी यहाँ पर आग की खोज हुई, यहाँ पर आग का प्रयोग किया। ठीक है, अब बात करते हैं नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में ढेर सारे इन्वेंट हो चुके थे, यानी खोज हो चुके थे। क्या क्या, जैसे पहिए की खोज हो चुकी थी, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोगों समझ में आ गया था कि हम कैसे जाएंगे, तो एक घिरनी यानी पहिया बना लिया करते थे। लकड़ी से पहिया बनाते थे, यहाँ तक कि पत्थर के लोग पहिया बनाते थे, और आगे बैल घोड़े से ये लोग खिंचवाते थे। जैसा कि वर्तमान समय में हम लोग कई जगह देखते हैं, कुछ लोग गेहूँ चावल उसी पे, बैलगाड़ी जिसको बोलते हैं, उसी पर लाद के लोग ले जाते हैं।
ठीक है दोस्तों, यानी पहिया की खोज हुई। कृषि एवं सामाजिक जनजीवन की खोज, यानी कृषि के भी तो खोज हुए, सामाजिक जनजीवन की भी खोज हुई। कब हुई दोस्तों? नवपाषाण काल में। दोस्तों इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना लीजिए। स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप खुद सोचिए और इसको अलग करिए। दोस्तों एक बार अगर इसको 3-4 बार रिवाइज कर लेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। एक बार रिवाइज करने की जरूरत दोस्तों, अगर आप रिवाइज करते जाइए 2 दिन 3 दिन तक रिवाइज करिए, आप लोगों को कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, मेरा वादा है। और दूसरी बात, इसके बाद हम जब लेके आएंगे इतिहास, उसमें आप मेरे साथ बने रहिएगा। और अगले प्रश्न का अगला एक प्रश्न अगर कहिए तो दे देते हैं, हम देना चाह रहे उसमें कि लिखिएगा सबसे बड़ा विशाल स्नानागार यानी नहाने का स्थान जिसको बोलते हैं बाथरूम यानी बाथ टब, वो कहाँ पे मिले थे, इतिहास में किस जगह पे मिले थे, उसका प्रश्न का उत्तर आपको बताना होगा दोस्तों। अगले प्रश्न अगले लेक्चर का इंतजार करिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।